मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर यूनिट 2 के जो कॉलेज मटेरियल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसमें हमने 50 तक के कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 51 से आगे देख रहे हैं। 51 क्वेश्चन नंबर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि फाइल आपके पास लेके बैठना है या हार्ड कॉपी आपके पास लेके बैठना है। आपको फाइल दी गई है या फिर हार्ड कॉपी दी गई है, वो लेके बैठना पड़ेगा ये सब वीडियोस को समझने के लिए। एवरेज स्पीड ऑफ अ टाइपिस्ट, एवरेज स्पीड अंडरलाइन करेंगे। एवरेज स्पीड 51 नंबर, एवरेज स्पीड। तो मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड आए, डिस्टेंस आए तो एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा रहेगा? हार्मोनिक मीन। आंसर इज सी, हार्मोनिक मीन। सी, हार्मोनिक मीन। मेन वर्ड है एवरेज स्पीड। 52 क्वेश्चन नंबर 52। ब्लैंक कैन नॉट बी यूज्ड इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो। किसी एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू जीरो होगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जितने भी ऑब्जर्वेशंस बाद में दिए हुए हैं लेकिन कोई एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जीरो है तो उसका मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकेंगे। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकेंगे अगर किसी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू जीरो है। फिर मैंने बताया था किसी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू नेगेटिव है तो भी हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। तो अब 2 पॉइंट हो गए। ज्योमेट्रिक मीन कब नहीं फाइंड कर सकते? तो किसी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू जीरो होगा या किसी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा तो जीएम कैन नॉट बी डिफाइंड, जीएम हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। ओके, तो यहाँ आंसर रहेगा डी, ज्योमेट्रिक मीन। आंसर इज डी, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट पॉइंट 53 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 इज 25% ऑफ आइटम्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन आर लेस देन 10। 25% अवलोकनो 10 करता ओछा छे एंड 25% आर मोर देन 40 और 25% ऑब्जर्वेशंस 40 से ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने आपको पार्ट बना के बीच में बताया था मिडल सेंट्रल 50%, तो 0, 25, 50, 75 एंड 100। तो जो पहले वाले 25% है उससे कम मतलब Q1 का वैल्यू हुआ और लास्ट वाले 25% है उससे ज्यादा मतलब P75 या Q3 का वैल्यू मिला। ठीक है, तो यहाँ पे 25% ऑफ आइटम्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन आर लेस देन 10, तो ये जो 10 है वो Q1 का वैल्यू है। इसी तरह से 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर मोर देन 40, 40 से ज्यादा है, इसका मतलब Q3 का वैल्यू 40 है। तो फाइंड क्या करने का बोला है? देन क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज QD, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 लिखेंगे। 40 माइनस 10 बाय 2, आंसर मिलेगा 15। किस तरह से? 40 माइनस 10 30, 30 बाय 2 15 हो गया। तो आंसर इज डी, 15। डी 15। Now question number 54. Question number 54. Bowley's coefficient of skewness lies between. याद रखो काल्पिएशन के अंदर नॉर्मल फॉर्मूला है x बार माइनस एमओ अपॉन सिग्मा, तो उसका वैल्यू -1 से +1 तक रहेगा। फिर कार्पिएशन के अंदर दूसरा फॉर्मूला है 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस एम ई अपॉन सिग्मा, तो वहां वैल्यू रहेगा -3 से +3। और फिर बाउलीस कोएफिशिएंट ऑफ एसके है Q3 + Q1 - 2me डिवाइड बाय Q3 - Q1, तो वहां वैल्यू रहेगा -1 to +1। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा -1 एंड +1। आंसर ए, -1 एंड +1। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? फॉर एन आर्बिटरी वैल्यू मतलब ए फाइंड करना है मुझे। फर्स्ट रो मोमेंट, चलो ए फाइंड करना है। फर्स्ट रो मोमेंट दैट इज μ'1 इज 7 एंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज x बार इज 10। तो यहाँ पे x बार का फॉर्मूला में लिखूंगा, दिख रहा है ना बराबर? x बार इक्वल टू a प्लस μ'1, x बार इज गिवन 10
ए अननोन प्लस म्यू डैश 1 7। तो अब क्या करेंगे, 7 को सामने ट्रांसफर करना है, 10 माइनस 7 इक्वल टू ए, सो ए इज 3, ए का वैल्यू मुझे 3 मिलेगा, ये आर्बिटरी वैल्यू हो गई, आर्बिटरी वैल्यू दैट इज ए का वैल्यू मुझे मिलेगा 3। तो ऑप्शंस दिए हुए उसके अंदर से ऑप्शन बी आंसर में रहेगा, आंसर बी 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 नंबर का क्वेश्चन, द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 50, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन एंड 9 मीन दैट इज x बार 50। नाउ लेटर ऑन 1 ऑब्जर्वेशन 60 इज एडेड, एक ऑब्जर्वेशन 60 हमको ऐड करना है, देन द न्यू मीन इज, नया मीन क्या मिलेगा, चलो देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले तो n 9 है और x बार 50 है, तो सिग्मा x फाइंड करूंगा, 9 इंटू 50, 9 इंटू 50 मतलब 450। अब न्यू सिग्मा x मुझे मिलेगा, किस तरह से न्यू सिग्मा x मिलेगा, तो मुझे 1 ऑब्जर्वेशन 60 को ऐड करना है, अंदर लिखा है लेटर ऑन 1 ऑब्जर्वेशन 60 इज एडेड, 60 को ऐड करना है, तो 450 था प्लस 60 किया तो 510 मिला। अब मेरे पास पहले 9 ऑब्जर्वेशंस थे, अभी एक ऑब्जर्वेशन 60 ऐड किया, इसलिए न्यू n मिलेगा, तो न्यू n कितना मिलेगा, 9 ऑब्जर्वेशन थे, 1 ऐड किया तो 10 हो गए, इसका मतलब न्यू मीन या न्यू x बार सिग्मा x अपॉन n, नया सिग्मा x मुझे कितना मिला है 510 और नया n 10 मिला है, तो 510 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो न्यू x बार मुझे मिलेगा 51। उसका कैलकुलेशन भी समझा दिया मैंने किस तरह से, तो आंसर इज 51 सी, आंसर सी 51। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 नंबर का क्वेश्चन देखना अंदर, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 10, मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन एंड 50 और उसका मीन दैट इज x बार 10। अब आगे क्या बोला है, समेशन ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर दैट इज सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा x स्क्वायर इज गिवन 6000 दिया हुआ है, द वेरिएंस ऑफ द डेटा इज, वेरिएंस क्या मिलेगा डेटा का, वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सिग्मा x स्क्वायर का फॉर्मूला, n इन ब्रैकेट x बार स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, वो करेक्ट इनकरेक्ट वाले में आता था, सिग्मा x स्क्वायर इज गिवन 6000, n इज 50, x बार स्क्वायर, x बार 10 है, उसका स्क्वायर 100 हो गया प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो 6000 इज इट इज 50 इंटू 100 दैट इज 5000 प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो 6000 सामने लेके जाऊं तो माइनस 5000, अच्छा 50 इंटू 100 5000 और यहाँ पे रहेगा 50 सिग्मा स्क्वायर, सो 6000 माइनस 5000 तो 1000 रहा, 1000 डिवाइड बाय 50 किया, सिग्मा स्क्वायर मिलेगा, 1000 बाय 50 करने से सिग्मा स्क्वायर 20 मिल जाएगा। सर ये 1000 कैसे लेके आए, अरे मेरे भाई 6000 माइनस 5000, 5000 इधर होगा माइनस होगा, 6000 माइनस 5000 तो 1000 बाय 50 तो 20 मिला, ठीक है। चलो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज 20, सो आंसर बी 20, आंसर बी 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, 58 नंबर का क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV इज 15%, फिर आगे देन मीन x बार 40, देन व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना मिलेगा, तो यहाँ पे CV का फॉर्मूला लिखेंगे हम, सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100, CV इज गिवन 15, सिग्मा अननोन x बार 40 इंटू 100, तो 15 इंटू 40 बाय 100 करो तो सिग्मा मिल गया, कैसे मिलेगा, चलो 0 0 कैंसिल, 15 इंटू 460, 60 बाय 10 तो सिग्मा का वैल्यू मुझे 6 मिलेगा। अब मुझे क्या फाइंड करने को बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा फाइंड करने को था, तो D इज 6, आंसर D 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का क्वेश्चन,
देखते रहना। ब्लैंक डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ। चलो, डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब चेंज ऑफ स्केल मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का इफेक्ट देना पड़ेगा, एंड चेंज ऑफ स्केल मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड का इफेक्ट देना पड़ेगा, एंड चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब प्लस और माइनस का इफेक्ट देना पड़ेगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबका इफेक्ट किस में देते हैं? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से यहाँ जो ऑप्शन में दिए हुए हैं अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोमेंट्स, रेंज, इसमें से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन है, इसलिए 59 का आंसर अरिथमेटिक मीन रहेगा, ए, अरिथमेटिक मीन। Now question number 60. Question number 60 है the arithmetic mean of first 14 नेचुरल नंबर। अब ये 14 है ना, 14 की जगह पे वहां करेक्शन करना है, 14 निकाल देना है, उसकी जगह पे आप कर दो 209, 14 को निकाल दो, कैंसिल कर दो 14 को, 14 की जगह पे 209 लिखो, 14 की जगह पे 209 लिखो। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, पैम्पलेट लेके बैठो या करेक्शन करो या बुक में लिखो, कुछ भी करो फटाफट, 209 करना है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 209 नेचुरल नंबर्स। चलो पहले n नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे मिलता था? तो n प्लस 1/2 करने से मिलेगा, n इज 209 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 209 प्लस 1 210, 210/2 करने से 210/2 105 मिलेगा। तो आंसर अरिथमेटिक मीन 105 दैट इज आंसर ए, आंसर ए 105। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 blank measure of dispersion is least affected by presence of extreme values। extreme values से सबसे कम इफेक्ट होगा, तो extreme values से सबसे कम इफेक्ट होता है पोजिशनल एवरेज। तो पोजिशनल एवरेज कौन सी थी? तो मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, पार्टीशन वैल्यूज भी थी, वो भी पोजिशनल में ही आता है, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। तो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के ऊपर बेस हो ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा है? तो क्वार्टाइल डेविएशन है, इसलिए यहां आंसर रहेगा क्वार्टाइल डेविएशन, डी, आंसर डी, क्वार्टाइल डेविएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 देखो, 62 ब्लैंक मेजर इज बेस्ड ऑन ओनली द सेंट्रल 50%। मैंने बताया था ये पॉइंट आपको कभी, सेंट्रल 50%, मध्याना 50%। तो मैंने 0, 25, 50, 75 एंड 100 इस तरह से 4 पार्ट बनाए थे। मिडल 50%, मतलब यहां से यहां तक, ये मिडल हो गए, यहां से 25 निकाल दो, यहां से 25 निकाल दो, तो बीच के 50% दैट इज Q1 एंड Q3। सर ऐसे कैसा? इसको बोलेंगे हम P25, इसको बोलेंगे P75, सो P25 इज Q1 एंड P75 इज Q3। तो ये Q1 और Q3 के ऊपर बेस हो ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा है? तो क्वार्टाइल डेविएशन है। तो यहां आंसर मिलेगा बी, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। भाई मेजर ऑफ डिस्पर्जन में किसका सबसे ज्यादा यूज होता है? मोस्ट कॉमनली यूज, सर्वसामान्य रीते उपयोगी है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखना, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ए, स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 इज, 64 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किसके अंदर दिखाई देते थे? हमने काउंट किया है, आपका पूरा क्वेश्चन लिखा है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसलिए मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किसके हुए?
तो स्टैंडर्ड डेविएशन की है, तो आंसर रहेगा ए स्टैंडर्ड डेविएशन। Now question number 65. If SD of first n natural number is 2, SD of first n natural number is 2, SD आपको दिया हुआ है। नेचुरल नंबर का SD कैसे निकालते थे? तो SD मतलब अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12 लिखते थे। तो SD का वैल्यू 2 दिया हुआ है। चलो यहाँ मैं 2 का स्क्वायर करके लिखता हूं, तो ये रूट नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, 4 हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ 2 4, रूट नहीं लिखना है। n स्क्वायर माइनस 1/12 ये मुझे फाइंड करना है। तो 12 का 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन 48 हो गया, माइनस 1 का प्लस 1 हो गया, तो n स्क्वायर मिलेगा। सो n स्क्वायर इज 48 प्लस 1 49, तो n 7 मिलेगा। n कितना मिलेगा? 7। किस तरह से ये कैलकुलेशन पूरा बताया मैंने। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का SD अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12, SD 2 આપેલું હતું 2, તો 2 નો વર્ગ કરીને 4 લખ્યું બેટા, તો આ વર્ગમૂળ નથી લખ્યું, એટલે 4 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/12, 12 into 4 48, माइनस 1 का प्लस 1 हो गया, 48 प्लस 1 49, और 49 का रूट निकाला, n इक्वल टू 7 मिला। तो 66 का आंसर रहेगा बी 7। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कहां तक का हो गया? 60, ये क्या हो गया? गड़बड़ जाला भाई। हाँ, ये 66 है बेटा, ये 66 है। 65 नीचे लिख रहा हूं, 65 नीचे लिख रहा हूं, देखना बराबर। चलो 65, इफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी रिमेन्स द सेम, प्रॉफिट ऑफ कंपनी रिमेन्स सेम। चलो 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, तो सभी ऑब्जर्वेशंस इक्वल होंगे, तो सभी ऑब्जर्वेशंस इक्वल होंगे उस टाइम हर मेजर ऑफ डिस्पर्सन का वैल्यू कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। यह आपको पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू भी 0 ही मिलेगा। तो 65 का आंसर है सी 0। ठीक है, ये 66 पहले आ गया, उसके बाद 65 आया, देख लेना। ओके, तो हमने इस सेगमेंट के अंदर 66 तक कंप्लीट किया है। आगे मैं पढ़ा रहा हूं, आज ये 81 तक खत्म करना ही है। ओके, जितना पहले लिख दो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 67 हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखना अंदर 67। ठीक है, फॉर द टू ग्रुप्स विथ 30 and 20 ऑब्जर्वेशंस, दो अलग अलग ग्रुप दिए, एक में 30 ऑब्जर्वेशंस, एक में 20 ऑब्जर्वेशंस, विथ रिस्पेक्टिव मीन 55 and 60। इसका मतलब n1 आपका 30 है, x बार 1 20 है, सॉरी n2 20 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1 n2, n1 30 n2 20, then their means are x bar 1 is 55 and x bar 2 is 60। हो गया? चलो इस तरह से दिया हुआ है, फाइंड द कंबाइंड मीन। अब x बार 1 2 का फॉर्मूला n1 x बार 1, तो 30 into 55 करेंगे 1650 होगा, और फिर n2 x बार 2 20 into 60 करेंगे तो 1200 होगा, डिवाइड बाय 30 प्लस 20 तो 50 होगा। इसका मतलब 3850 डिवाइड बाय 50, आंसर इज 57। ओके, आंसर 57 मिलेगा। 3850 डिवाइड बाय 50, 3850 ભાગ્યા 50 કરશો બેટા એટલે 57 આવશે। આન્સર ઇઝ બી 57, કરેક્ટ। 57 મૂકી દે, 68 નંબર ला। वन 1650 प्लस 1200, हाँ टोटल गलत किया है, 2850, बस डिवाइड बाय 50 करो, आंसर 57 सही है, आंसर 57 सही है। चलो 68 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। मीन इज रिगिडली डिफाइंड, तो ये सही है। हमने मीन के मेरिट्स देखे थे,
है ना। रिक्विजिज ऑफ गुड एवरेज देखा था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की थियरी की बात कर रहा हूँ। अगर आपने थियरी पढ़ी होती या याद रखी होती तो आज ये एमसीक्यू समझ में आता। आगे देखते हैं। दूसरा है मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी है। मीन इज इजी टू कंप्यूट, वो कंप्यूट करने में इजी भी है। तो कौन सा रॉन्ग है? बी, मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। आंसर इज बी, mean is not affected due to sampling fluctuations. નિદર્શન વધઘટની ઓછી અસર થાય છે. आंसर बी 69 नंबर. 69 नंबर क्या है? इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब आपको n इक्वल टू फॉर एग्जांपल 4 दिया हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा मीडियन फाइंड करने? मीडियन फाइंड करेंगे 4 + 1 5, 5/2, 5/2 दैट इज 2.5th ऑब्जर्वेशन. अब 2.5th ऑब्जर्वेशन आया तो आप एवरेज निकालेंगे. कौन सी एवरेज निकालेंगे? तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 करेंगे. तो दो ऑब्जर्वेशन का समेशन डिवाइड बाय 2 करते हैं तो इसको हम सिंपल एवरेज बोलते हैं. तो आंसर रहेगा द सिंपल एवरेज ऑफ टू मिडल मोस्ट वैल्यू. जो मिडल मोस्ट वैल्यू વચ્ચેની જે બે કિંમતો છે એની એવરેજ વેલ્યુને મીડિયન કહેવાશે. સો આન્સર ઇઝ બી. આન્સર ઇઝ બી. સિમ્પલ the simple average of two middlemost values. ठीक है. Now question number 70. 70 नंबर का क्वेश्चन. 70 नंबर, ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड. यूनिक डेफिनेशन किसकी नहीं है? तो मोड की डेफिनेशन यूनिक नहीं है, क्योंकि मोड के अंदर हम लिखते हैं हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू. कभी कभी सेम, फॉर एग्जांपल सेम टाइम रिपीट होती है, जैसे 1 2 2 3 3 4. तो यहाँ दो मोड मिलेंगे हमको. हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू मिली ही नहीं, यहाँ दो मोड मिलेंगे. MO(2) भी लिख सकते हैं और MO(3) भी लिख सकते हैं. अब यहाँ 1 2 3 4 दिया है तो यहाँ MO मिलेगा ही नहीं हमको. मोड इज इल डिफाइंड. इसका मतलब ऐसा हुआ कि सबसे यूनिक डेफिनेशन नहीं है. कौन सी? मोड की डेफिनेशन. क्वेश्चन क्या था फिर से देखते हैं. ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड. यूनिकली डिफाइंड નથી, આદર્શ વ્યાખ્યા નથી. કોની નથી? તો મોડની. આન્સર ઇઝ સી, મોડ. नाउ क्वेश्चन नंबर 71. 71 देखते हैं. वेटेज एवरेज आर कंसिडर्ड व्हेन. वेटेज एवरेज आपने FY बीकॉम के अंदर नहीं देखा, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के अंदर आया था कि सभी ऑब्जर्वेशंस आपको जो दिए हुए उसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस सेम नहीं होगा, सापेक्ष महत्व सरखू नहीं हो. जैसे आपको खुराक फूड आइटम्स है ना, फिर क्लोथिंग कपड़ा, रहठा रेंट भाड़ू है ना, तो ये तीन चीजें हैं. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? तो फूड का, उससे थोड़ा कम क्लोथिंग का, उससे कम रेंट का. तो इस तरह से अगर आइटम्स दिए हुए हैं आपको जिसके अंदर सभी ऑब्जर्वेशंस का रिलेटिव इंपॉर्टेंस, सापेक्ष महत्व, अगत्यता सरखी નથી, दिस एवा ऑब्जर्वेशंस माटे वेटेज मीन कैलक्युलेट करवामां आवे छे. तो वेटेज एवरेज आर कंसीडर व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. सभी का इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं होगा, सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग होगा, तब हम वेटेज मीन फाइंड करेंगे. ओके, तो आंसर इज सी, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट of equal importance. सभी ऑब्जर्वेशंस का इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं होगा, तब हमको वेटेज मीन फाइंड करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 72 दिख रहा है? ओके, 72 नंबर. होने ही आया, अब पैम्पलेट आज खत्म होने ही वाला है.
ये यूनिट 2 के एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे, आप टेंशन मत लेना। व्हेन फॉर्म रजिस्टर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट भी है फॉर्म के अंदर और लॉस भी हुआ है, तो प्रॉफिट याद रखो आप लोग, प्रॉफिट कभी लिखते हैं तो प्लस साइन में होता है और लॉस कौन सा साइन में होता है, माइनस साइन में होता है। प्रॉफिट हमेशा प्लस साइन में रहेगा और लॉस हमेशा माइनस साइन में रहेगा। तो अब नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस होंगे तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम क्या फाइंड नहीं कर सकते उसकी बात करो। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर के पहले, आपको पता चल गया। जीरो होगा या नेगेटिव होगा तो हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं फाइंड कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस वाली वैल्यू का रूट पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो देखो, और किसी वैल्यू अगर जीरो आ गई तो पूरा मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा। इसलिए जीरो हो या नेगेटिव वैल्यू हो तो ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन क्या था, व्हेन अ फॉर्म रजिस्टर बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट भी रजिस्टर करती है, कभी कभी लॉस भी रजिस्टर करती है, तो ब्लैंक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंसीडर। कौन सा मेजर हम कंसीडर नहीं कर सकते? तो मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक मीन हम कंसीडर नहीं कर सकते। आंसर इज बी, ज्योमेट्रिक मीन। Now क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हुए और फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने को बोला है। तो जो ऑब्जर्वेशंस है उसको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 15, 18, 10, 20, 23, 18, 12। तो ऑब्जर्वेशंस हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहला 10, 12, 15, 18, 20 एंड 23। अब आपको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था? फर्स्ट क्वार्टाइल, दैट इज Q1, वैल्यू ऑफ 1 इन ब्रैकेट n+1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब n कितना है आपका देख लो, वैल्यू ऑफ 1 इन ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन 28 भी है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस, सो 7 + 1 इज 8, 8/4 करो, 8/4 करने से 2 मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू Q1 क्या मिलेगा? ऑब्जर्वेशन असेंडिंग में, वहां से सेकंड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 12 मिलेगा। सो Q1 इज 12। कैलकुलेशन करके मैंने बताया है आपको, आंसर रहेगा D, 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, 74 नंबर का क्वेश्चन, द थर्ड डिसाइल आपको फाइंड करना है। यहाँ करेक्शन करना है सबसे पहले। ऑब्जर्वेशंस जो आपको दिए हुए उसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन 11 दिख रहा है, एक ऑब्जर्वेशन 11 दिख रहा है, तो 11 की जगह पे 12 कर दो। फिर से बता रहा हूं, 74 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एक ऑब्जर्वेशन 11 दिख रहा है, वो 11 की जगह पे 12 कर दो। अब ऑब्जर्वेशंस को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, 9 10 12 3 टाइम्स, देन 15 18 के बाद 20 एंड 25, 20 एंड 25। इस तरह से मुझे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए। अब मुझे फाइंड करने को बोला है थर्ड डिसाइल दैट इज D3। तो D3 का लिखूंगा मैं, वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट n+1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9+1 10, 10/10 करेंगे, 1 मिलेगा। 1 × 3 करने से थर्ड ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा 12 है, इसलिए D3 का वैल्यू 12 मिलेगा। D3 का वैल्यू 12 मिलेगा। 12, आंसर इज 12, दैट इज D। आंसर इज 12, दैट इज D। आंसर इज 12, दैट इज D, D12। एक बार मैं देख लेता हूं फिर भी। 74 नंबर का क्वेश्चन है, तो 74 नंबर के क्वेश्चन का आंसर D बिल्कुल सही जवाब है। ओके, नाउ 75, AM and GM of 10 observations are both
15, मतलब AM भी 15 है और GM भी 15 है। देखो यहाँ पे 75 नंबर, AM 15, GM 15, ठीक है। चलो आगे। देन द वैल्यू ऑफ HM इज, HM का वैल्यू कितना मिलेगा, तो आपको पता है GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM लिखेंगे। GM 15 का 225 स्क्वायर किया, AM 15 इंटू HM, अब 225 को 15 से डिवाइड कर दो, HM मिल गया, तो HM मुझे 15 मिलेगा। 225 डिवाइड बाय 15 करने से 15 मिलेगा। सो आंसर इज C 15। आंसर इज C 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर का क्वेश्चन देखना आंसर। इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व हैज लॉन्गर टेल एट राइट साइड लॉन्गर टेल होगा तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, हमारे लिए मेन वर्ड है राइट साइड मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस। आंसर इज ए पॉजिटिवली। आंसर इज ए पॉजिटिवली। चल देन 77 में क्या है देखो। इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व हैज लॉन्गर टेल टू लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज, चलो लेफ्ट साइड लॉन्गर टेल होगा तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस। तो यहाँ ब्लैंक में लिखा है, ऑप्शंस में लिखा है पॉजिटिवली, नेगेटिवली, जीरो या नॉर्मल, तो आंसर हम लिखेंगे बी नेगेटिवली। बी नेगेटिवली क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड है। बी नेगेटिवली। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 नंबर का क्वेश्चन देखना। फॉर द ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉल्स इवनली ऑन बोथ साइड फ्रॉम हाईएस्ट पीक से दोनों तरफ इक्वली फॉल होगा। यहाँ हाईएस्ट पीक ये है, यहाँ से इक्वली फॉल होगा मतलब दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल होगा। तो दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल किस में होता है, मेसोकार्टिक या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हमने 3 डायग्राम ड्रॉ किए थे स्क्यूनेस के 3 डायग्राम ड्रॉ किए थे, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था उसके अंदर दोनों तरफ से इक्वल रहता है। ओके, तो सिमेट्रिक रहेगा आंसर सी सिमेट्रिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है देखो। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज पॉजिटिव फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ प्लांट्स implies हाइट ऑफ प्लांट नहीं ऊंचाई पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कौन सी साइड पे होगा, लॉन्गर टेल राइट साइड पे होगा। इस तरह से तो ज्यादा ऊंचाई वाला, ये ज्यादा ऊंचाई, ये कम ऊंचाई, ये कम ऊंचाई, ये कम, ये और हाइट कम होते जाएगा धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर जैसे जाएंगे हाइट कम होगा। अब मोर नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग लोअर हाइट, देखो ज्यादातर ये जो ज्यादातर दिख रहा है ये सब ज्यादातर हाइट कैसी होगी, कम होगी, और जो कम है उसकी हाइट ज्यादा होगी। जो कम है जैसा यहाँ ये दो प्लांट है उसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 प्लांट है उसकी हाइट कैसी है, कम है। समझ गए? तो आंसर रहेगा ए मोर नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग लोअर हाइट वाले ज्यादा प्लांट्स होंगे। 79 ए more number of plants having क्या है बोलो, लोअर हाइट होगी उसकी। चलो इसी तरह से 80 नंबर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 80। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या होगा, किसके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन दिया जाएगा, तो हायर वैल्यूज के अंदर
ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। मतलब बी लिखना है, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑन हायर वैल्यूज, हायर वैल्यू को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देते हैं। 81 नंबर, द मोड एंड रेंज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 30 एंड 30, मतलब मोड 30 है, रेंज भी 30 है। ठीक है, चलो ये याद रखो आप, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ होगा और यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाइड और डिवाइड होगा। आगे क्या दिया है, इफ 5 is added टू ईच वैल्यू, सभी वैल्यू के अंदर 5 ऐड करना है। चलो सभी वैल्यू के अंदर 5 ऐड करना है तो न्यू मोड कितना मिलेगा, तो मोड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है तो 30 + 5 35 हो जाएगा, और न्यू रेंज प्लस रेंज के अंदर ऐड नहीं होगा तो 30 ही रहेगा। तो आंसर मुझे मिला 35-30। सो आंसर इज बी 35-30। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 2 के कॉलेज मटेरियल से जितने भी एमसीक्यू थे सब खत्म कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट 1 के कॉलेज मटेरियल के एमसीक्यूज देखेंगे। बाय एवरीवन, बोर्ड पे से लिख देना पहले।